हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो हम लोग आज जो अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम होगा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। तो आइए हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन की हेडिंग डाल लेते हैं। आप लोग भी अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को अच्छी तरह धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको बातें समझने में कुछ समय लगता है। वो धीरे धीरे बातों को समझ पाते हैं, और कुछ बच्चे तेज भी आते हैं। तो मैं तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, और जिन लोगों को थोड़ा स्पीड कम लगे तो यूट्यूब ने तो अपना फीचर्स दिया ही है, आप लोग 1.5 गुना पर करके वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते। प्रकाश के बिना कोई पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यदि प्रकाश ना हो तो यह दुनिया में जीवन संभव नहीं है। प्रकाश के बिना हम लोग का भोजन भी तैयार नहीं होगा। कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो बिना प्रकाश के जीवित रह सकता है। इसलिए प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम लोग प्रकाश को परिभाषा के रूप में लिखते हैं। आप लोग भी इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। प्रकाश के आप लोग उदाहरण और भी, परिभाषा और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक सटीक प्रकाश का परिभाषा है। आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उस प्रकाश को परिवर्तित करती है। यदि वस्तु उस प्रकाश को परिवर्तित करती है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यदि वस्तु उस प्रकाश को परिवर्तित नहीं करेगी तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये एक प्रकाश का महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो इस बिंदु में आप लोगों ने देखा कि अगर परिवर्तन नहीं हो तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश को परिवर्तित करती है। तो इस बिंदु से आप लोगों को तो ये बात समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन का एक बहुत बड़ा योगदान है किसी भी वस्तु पदार्थ को देखने में। तो आइए, इतना बात हो गया। अगर आप लोग लिखना तो चाहते हैं, लिखना जरूरी है। जब तक लिखेंगे नहीं नोटबुक में, आप लोग मेरी बातों को याद नहीं रख पाएंगे। कुछ समय के बाद आप लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में उतार लें। तो आप लोग सभी इसे नोट कीजिए। आइए अब हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के बारे में सीखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का डिफिनीशन है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती हैं तो इस घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। आइए इसे अब हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया सतह, ये हो गया एक सतह, और ये हो गया यहाँ पर अभिलंब। और इसको हम लोग बोलेंगे सतह। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, तो ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो किरण सतह की तरफ आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो सतह से टकराने के बाद वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया। और ये देखिए, जो ये किरण होती है, जितने डिग्री पर ये किरण इस सतह के साथ कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी उतने ही डिग्री पर वापस लौटेगी। समझ लीजिए, मान लीजिए कि इस अभिलंब के साथ ये अगर 30 डिग्री का कोण बना रही है किरण, तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी इसके साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। समझ लिया आप लोगों ने। अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री कोण बनाएगी तो ये भी कितना बनाएगी? 60 डिग्री। समझ गए? तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोग नोट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना डिग्री का ही कोण बनाती है। अब देखिए, अब हम लोग को प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए हम लोग उसको लिखते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यहाँ लिख लेंगे कोण I बराबर कोण R। ये देखिए आपतन कोण, तो आपतन कोण पहले समझ लीजिए। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण सतह से टकराकर जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग कोण I से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए, परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग कोण R से लिखते हैं।
यहाँ आप लोगों को आपतित किरण समझ में आ गया, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। देखिए इस चित्र के माध्यम से हम लोग पूरे प्रकाश के प्रवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। आप लोगों ने पहले तो परिभाषा देखा कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जब लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जो किरण सतह की तरफ आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो किरण आपतित किरण जब अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो उसे कहते हैं आपतन कोण। इसे हम लोग कोण आई से डिनोट करते हैं। और जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, और इसे हम लोग कोण आर लिखते हैं। तो आप लोगों ने पहला नियम देखा, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब देखिए दूसरा नियम, यहाँ पर तो जगह नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं दूसरा नियम। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो ये नियम आप लोग इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस चित्र के माध्यम से ही आप लोग याद करें, जो कि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। आइए कुछ बिंदु और भी जान लेते हैं। वैसे तो इस बिंदु का ज्यादा कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन बताना जरूरी है, जो कि छूट गया था। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु से, तो यह बिंदु हो गया, जिस बिंदु से टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतित किरण जिस सतह से, ये पूरा सतह हो गया हम लोगों का, जिस सतह से टकराती है उसको हम लोग कहते हैं, लिख देते हैं परावर्तक सतह। तो ये दो बातें बतानी थी। तो आइए अब हम लोग प्रकाश के विवर्तन के बारे में जान लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। प्रकाश का विवर्तन। आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होता है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है ये समझ लीजिए। जब प्रकाश किसी सीधी रेखा में गमन करता है, जो बहुत ही छोटी वस्तुएं होती हैं, जो बहुत ही छोटी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, प्रकाश उनके किनारों पर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई छोटी सी वस्तु है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं एक, आप लोग एक ये ब्लेड ले लीजिए, जो ब्लेड ऐसे होता है, हम लोग को ब्लेड उतना बनाना नहीं आता है, और ये बीच में ऐसे ऐसे होता है ना। मान लीजिए ब्लेड ले लीजिए, आप लोग कभी घर पे करके देखिएगा भी तो आपको समझ में आएगा। ब्लेड एक अपारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश इस ब्लेड से पार नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसके किनारों पर प्रकाश मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो जो ये मुड़ी हुई जो प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो आप लोग इतना मेरी बात कहने से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो प्रकाश की किरणें मुड़ी हुई प्रतीत होती है छोटी वस्तुओं पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। आइए अब लोग इसे हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। दर्पण आप लोगों का दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, और एक आप लोगों का होता है गोलीय दर्पण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पर आप लोगों का गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। इसमें हम लोगों को पढ़ेंगे पहला उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो गोलीय होगा आप लोगों का, ये दीर्घिका से होता है गोलीय दर्पण। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले समतल दर्पण। इसको मिटा देते हैं। जिन लोग को उतारना है अपना वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। आइए इसे हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह आप लोग समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ऐनक है, दर्पण का मतलब होता है शीशा। तो जो ये शीशा का, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो पीछे होता है रंगाई किया रहता है और आगे ऐसा आप लोग का चमकीला भाग होता है, तो इसी को चमकीले भाग को ही हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। अगर आप लोगों का दर्पण पीछे से कलर नहीं होगा तो उसमें से प्रकाश आप लोगों का गुजर जाएगा, वो आप लोग का परिवर्तित नहीं होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेंस। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को पूरा इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। दर्पण, आगे भी और भी चैप्टर हैं जो साइंस के, फिजिक्स के सारे चैप्टर आप लोगों को बताए जाएंगे। ये आप लोगों ने समतल दर्पण समझ लिया। आइए अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कितनी दूरी पर बनता है, आभासी बनता है कि काल्पनिक बनता है, ये सब हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ बना दिया समतल दर्पण, इधर से हम लोगों ने इस पर पेंट कर दिया, और ये एक बना दिया हम लोगों ने अक्ष। अब इस पर अक्ष पर हम लोग एक वस्तु को ऐसे रखते हैं और इसके माध्यम से इस वस्तु का चित्र हम लोग बनाएंगे दर्पण में, समतल दर्पण में, और देखेंगे कि चित्र कैसा बनता है उसका और अवलोकन करेंगे और सारे अपने नोटबुक में लिखेंगे। अब ये जो चित्र हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। अब इस चित्र से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं और देखते हैं कि कैसा हम लोग का छवि प्राप्त होती है। जो इसका ऊपरी सिरा है, यहाँ से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं। जब यहाँ से हम लोग प्रकाश को गुजारेंगे समतल दर्पण में सीधा जाएगा, तो आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को बताया गया है कि आपतित किरण जितने डिग्री के कोण पर जाती है उतने ही डिग्री पर परावर्तित किरण वापस चल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आपतित किरण जैसे जा रही है, मान लीजिए कि 0 डिग्री कोण पर, वैसे ही वापस आ जाएगी। तो इस लाइन से हम लोगों को चित्र नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग एक और यहाँ से
चित्र बनाने के लिए प्रकाश गुजारेंगे, यहाँ से गुजारेंगे और इसके बिल्कुल यहाँ पर केंद्र मिलाएंगे। तो ये आप लोगों की हो गई आपतित किरण, और ये जब ये सतह से टकराएगी तो परावर्तित किरण उतने ही डिग्री पर परिवर्तित हो जाएगी। तो इससे हम लोग का चित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तब इसको हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब तो हम लोग के दर्पण के सामने तो चित्र नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग इसको अब अनुभव करेंगे, पीछे की तरफ मुड़ा कर देखेंगे कि चित्र बन पा रहा है कि नहीं। तो इस ये जो लाइन है इसको आगे की तरफ ऐसे ले जाएंगे डॉट 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 करके, और ये जो लाइन है इसको भी आगे ऐसे डॉट 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 करके ले जाएंगे। तो देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन यहाँ पर मिल रही है, तो इसका मतलब कि हम लोग का जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर बन जाएगा। तो हम लोगों ने प्रतिबिंब का नाम दिया, वस्तु का नाम दिया था ए और बी, और यहाँ पर ये जो होगा नाम ए डैश और बी डैश हो जाएगा। तो आप लोग एक बात ध्यान दिए होंगे, इसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि जितना ये वस्तु है उतनी ही ऊंचाई का आप लोग का प्रतिबिंब भी प्राप्त हुआ है, और जितनी दूरी पर ये वस्तु दर्पण से है उतना ही दूरी पर ये आपका प्रतिबिंब भी बना है। थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हुआ, थोड़ा ज्यादा दूरी लग रहा होगा, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये मतलब बराबर नहीं बनता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर वस्तु जो प्रतिबिंब होगा आपका बनेगा, और जितना वस्तु का ऊंचाई है प्रतिबिंब का भी ऊंचाई उतना ही है। आप लोग स्केल से बनाकर देखिएगा तो आप लोगों का बिल्कुल एकदम ऐसा ही बनेगा, दर्पण से उतनी दूरी होगी और ऊंचाई भी आप लोगों का सेम ही आएगा। तो आइए हम इसके बिंदुओं को लिख लेते हैं नोटबुक में कि प्रतिबिंब हम लोगों का कैसा बनेगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, कुछ बातें हैं जो शब्द दर्पण के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था पहले ही, इसको आप लोग उतार लीजिए। प्रतिबिंब हमेशा आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, एवं पार्श्व प्रवर्तन होगा। वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होगी। आप लोग को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार समान होगा। आप लोग को ये भी चीज आप लोग को सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, जितना वस्तु की ऊंचाई है उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई है। तो हम लोगों ने समतल दर्पण को यहाँ पे अच्छी तरह से समझा है। आइए अब हम लोग इसके बारे में और भी कुछ आगे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आइए हम लोग समतल दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समतल दर्पण का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं, इससे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया आप लोगों का समतल दर्पण। आप लोगों ने पढ़ा है कि समतल दर्पण में जो आपतित किरण होती है उसी माध्यम में परावर्तन का नियम। इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूमती है। ये आप लोगों का परावर्तित किरण हो गया। और ये आप लोगों का हो गया आपतित किरण। जब दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए, ये आप लोग का दर्पण पहले ऐसे सीधा रखा हुआ है, अब इस दर्पण को हम लोग थीटा डिग्री से घुमा देते हैं। ये मानिए थीटा हो गया, ये दर्पण पहले ऐसे था, अब इसको हम दर्पण को ऐसे घुमा देते हैं। अब मान लीजिए आपका दर्पण ये हो गया यहाँ से ऐसे, जो ये दर्पण था आप लोग का पहले ऐसे था, अब इसको हमने थीटा डिग्री से घुमा दिया। तो ये नीचे वाला तो आप लोगों का हो गया रंगाई किया हुआ भाग, और ये आप लोग का प्रवर्तक सतह। आपतित किरण तो है, जहां से आ रही है वहां से अपना आ रही है आपतित किरण, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, आपतित किरण जब दर्पण का आप लोगों ने घुमाया तो परावर्तित किरण पर तो जरूर ना कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो परीक्षा में यही पूछा जाता है कि परावर्तित किरण
कितना डिग्री घूमती है या कितने डिग्री से घूमती है। जब हम लोग दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाएंगे तो जो आप लोगों की परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा डिग्री से घूमेगी। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की पहले ये यहाँ से जाती थी, जब आप लोग का दर्पण ये था, जब हमने दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया तो आप लोग की परावर्तित किरण भी यहाँ से ऐसे हो जाएगी, तो ये 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। तो इस बात को आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु में लिख लीजिए 1 नंबर पर। जब दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाएगा तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। तो ये आप लोगों का पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग उतार लीजिएगा। आइए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का हम लोग को पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, तो आप लोगों को पता है कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम समतल दर्पण का साइज कितना होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम समतल दर्पण का हाइट कम से कम आधा होना चाहिए वस्तु का। ये बात आप लोग को ध्यान रखना, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप लोग तो कितना भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उस वस्तु की हाइट का आधा होना चाहिए। अगर आधा नहीं होगा वस्तु की हाइट का दर्पण तो आप लोग उसमें पूरा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का हाइट उस वस्तु के हाइट का आधा होना चाहिए। ये बात आप लोग समझ गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है, पहले मैंने आपको समझा दिया है इसके बारे में। आप लोग इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। एक प्लेन दर्पण की लंबाई जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी छवि देखना चाहता हो तो समतल दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। ये बात आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा तो आपका दर्पण कितना ही बड़ा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। आइए अब दर्पण, समतल दर्पण में हम लोग कुछ और बातें आगे जानते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या समतल दर्पण में, जब 2 समतल दर्पण आमने सामने रखे हो तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जब 2 दर्पण समतल दर्पण आमने सामने रखे हो तो उसमें प्रतिबिंब कितना बनता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक दर्पण हो गया और एक ये दर्पण हो गया, और इसके बीच हम लोगों ने, ये आप लोगों का सतह हो गया है, और इसके बीच हम लोगों ने एक वस्तु को रख दिया। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बीच हम लोगों ने एक वस्तु को रख दिया, तो जो इसमें प्रतिबिंबों का निर्माण होगा वो अनंत होगा। जब 2 समतल दर्पण बिल्कुल आमने सामने रखे रहेंगे तो उसमें के बीच जो वस्तु रखा रहेगा उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। लेकिन जब दर्पण कुछ कोण पर रखे रहेंगे, मान लीजिए 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ कोण पर रखे रहेंगे तो उसमें प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है उसके लिए सूत्र होता है, वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। लेकिन जब 2 दर्पण आमने सामने रखे रहेंगे बिल्कुल, तो उसमें जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। आइए इसको मैं लिखवा देता हूं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है, जो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और आइए अब हम लोग देखते हैं, जब समतल दर्पण को कुछ डिग्री पर रखा जाता है तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनती है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को पढ़ाने का उत्साह बढ़ता है। यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री कोण पर झुके हो, थीटा डिग्री का मतलब आप लोग यहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अगर कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी हुई वस्तुओं की छवियां इस प्रकार बनती है। देखिए, जब आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि समतल दर्पण 90 डिग्री पर झुका है, 60 डिग्री पर झुका है, तो इनके बीच छवियों की संख्या कितनी होगी, तो उसे हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। छवियों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, जब हम लोग लिख लेंगे n 360 बटा थीटा।
जब आपका दर्पण जितने भी थीटा डिग्री पर घुमा रहेगा उतने थीटा डिग्री से हम लोग भाग देंगे। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर छवियों की संख्या सम आती है तो छवियों की संख्या सम नहीं होगी। छवियों की संख्या जब भी आएगा तब विषम आएगा। अगर सम आएगा तो आप लोगों को उसमें से एक घटाकर लिख लेना है। मान लीजिए छवियों की संख्या निकालनी है और आप लोगों का जो दर्पण है, ये मान लीजिए कि आप लोग का दर्पण है 36 डिग्री पर रखा हुआ है। दो दर्पण, एक ये हो गया दर्पण और एक ये हो गया। आप लोग का 36 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो इसमें छवियों की संख्या निकाल कर देखते हैं कितना आता है। तो आप लोग को सूत्र बताया गया है n बराबर 360 बटा थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री आप लोग का 36 है, इसमें 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कभी भी छवियों की संख्या सम नहीं आएगा। अगर सम आएगा तो उसमें से एक घटाकर हम लोग को लिख लेना है। तो इसलिए छवियों की संख्या कितना होगा 9। आंसर 9 आप लोग का आंसर हो गया। मान लीजिए कि आप लोग का दर्पण 40 डिग्री पर रखा हुआ है, तो इसमें छवियों की संख्या निकाल कर देखते हैं हम लोग। n बराबर 360 बटे 40, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पर तो विषम आ गया, तो छवियों की संख्या विषम आ गया, तो विषम तो आता ही है, तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। इसमें बस आप लोग को एक ध्यान देना है कि छवियों की संख्या सम नहीं होगा। अगर सम आएगा तो आप लोगों को उसमें से एक घटाकर आंसर टिक कर देना है। आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबाइए। गोलीय दर्पण, पहले ही मैंने बता दिया है कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आखिर गोलीय दर्पण में कैसे होते हैं। देखिए समझिए, ये आप लोगों का एक गोला बन गया। देखिए उतना गोल नहीं बन पा रहा है क्योंकि बोर्ड पर इतना अच्छा से नहीं बन पाता है। ये आप लोग का गोला हो गया और गोले में एक केंद्र होता है। अब गोले से ही आप लोगों का निकला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का मैंने बताया है। अगर इसको बीच से हम लोग काट देते हैं गोले को, तो आप लोगों का ऐसा भाग निकलेगा बाहर। देखिए इधर से एक ऐसा निकलेगा और इधर से एक ऐसा निकलेगा। अगर इस कटे हुए भाग को हम बाहर से कलर कर देते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर इसको हम लोग अंदर से कलर कर देते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब आप लोग समझिए, यहाँ पर जब अंदर से पेंट किया रहेगा, जब अंदर से पेंट किया रहेगा तो कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, ये आप लोगों का हो गया परावर्तक सतह। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उठा हुआ होता है। उठा हुआ होगा तो क्या होगा उत्तल, उठा होगा तो उत्तल। और जो अंदर की तरफ धंसा होगा वो होगा अवतल। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा वो होगा अवतल। ये आप लोग का परावर्तक सतह हो गया इसका। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे दर्पण को पहचानने का नियम। जिसका परावर्तक सतह उठा होगा, उभरा हुआ होगा, वो होगा उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, अंदर की तरह होगा, अंदर की तरफ, वो आप लोग का होगा अवतल दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है।
अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए परावर्तक सतह है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसे अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा या उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिए परावर्तक सतह ये है, बाहर की ओर है ना, दिखाई दे रहा है ना, बाहर की ओर उठा हुआ आप लोगों को परावर्तक सतह, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु। और ये गोले का हो गया केंद्र। अब देखिए इस गोले को हम लोग मिटाकर अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण में मैंने आप लोगों को बताया है कि अवतल दर्पण अंदर की ओर परावर्तक सतह जो उसका होता है अंदर की ओर धंसा रहता है। परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा तो हम लोग को किधर पेंट करना है, बाहर। बाहर हम लोग पेंट कर देंगे इसके, हम लोग क्या हो गया, परावर्तक सतह हो जाएगा, हम लोग यहाँ से मिटा देंगे इसे। हम लोग का परावर्तक सतह ये हो गया, तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो क्या हो गया ये अवतल दर्पण। और ये हम लोग एक बिंदु हो गया, और इस बिंदु के इसके समक्ष हम लोग एक अक्ष खींच लेते हैं। इसको बोलते हैं सी, को पी, तो सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, पी को बोलते हैं ध्रुव, और बीच में चीजें होती हैं, यहाँ पर एक होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इन बिंदुओं के बारे में। ये देखिए ये हो गया आप लोगों का वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का केंद्र या गोला का केंद्र, गोला का केंद्र किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोला का जो केंद्र होता है, मैंने यहाँ पर आप लोगों का गोला बनाया था, उसी का ये केंद्र है। मैंने पहले आप लोगों को गोला बना के दिखाया था, उसी का ये केंद्र है। जो गोले का केंद्र होता है वही आप लोगों के दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए। आइए हम लोग समझते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के केंद्र और पीस होता है पोल यानी ध्रुव, ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। वक्रता सब किसी को समझ में आ गया। जो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोगों ने देखिए ये गोला हो गया, गोला हो गया, तो गोले में आप लोगों का जो होता है त्रिज्या क्या होता है, केंद्र और गोले की एक बिंदु तक आप लोग का त्रिज्या कहलाता है। आर कहलाता है ना त्रिज्या। उसी में अगर इसको मिटा देते हैं और दर्पण में जब ले लेते हैं तो इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। तो मुझे आशा है कि आप लोग वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पी के बारे में, पी यानी पोल ध्रुव के बारे में। तो दर्पण का मध्य भाग, दर्पण का मध्य भाग को ध्रुव बोलते हैं। ये आप लोग का दर्पण हो गया पूरा, और दर्पण के ठीक बिल्कुल बीच में रहता है ध्रुव आप लोग का। आप लोग का दर्पण मान लीजिए जैसे मान लीजिए इतना बनाइएगा तो ये बीच में रहेगा, इतना बड़ा बनाइएगा तो बिल्कुल बीच में ही आप लोग का रहेगा ध्रुव। आप लोग कितना ही बड़ा दर्पण बनाइए लेकिन आप लोग का जो ध्रुव होगा वो बिल्कुल बीच में रहता है। और ये यहाँ पर होता है कैपिटल एफ होता है फोकस के लिए, मुख्य फोकस के लिए कैपिटल एफ होता है। तो कैपिटल एफ से होता है मुख्य,
फोकस। और जब आप लोगों का स्मॉल एफ लिखा जाएगा तो उसको बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस मुख्य फोकस, और जो छोटा वाला एफ होता है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस के बारे में समझ लीजिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच स्थित बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, ठीक इसके बिल्कुल बीच में होता है मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बिल्कुल बीच में होता है मुख्य फोकस। जो भी आप लोगों का प्रकाश होता है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही गुजारा जाता है। आप लोग को जब दर्पण में प्रतिबिंब बनाने को सिखाया जाएगा तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए, फोकस दूरी के बारे में हम समझते हैं। फोकस दूरी, तो आप लोगों का फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, जो ये बीच का दूरी है, मुख्य फोकस और फोकस के बीच की दूरी जो है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी, उसे बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी हम लोगों को निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ए बराबर r/2। तो आप लोगों को आर मैंने समझा दिया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का केंद्र, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और फोकस बिंदु हो गया आप लोगों का वक्रता केंद्र, और ध्रुव के बीच के बिंदु को फोकस कहा जाता है। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, मैंने आप लोगों को तो अच्छी तरह समझा दिया है। आप लोग खुद से इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक मुख्य फोकस का परिभाषा लिखकर दिखाया हुआ है, इसमें आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब आप लोगों को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पूछा जाएगा तो आप लोग को इस परिभाषा में से सिर्फ इतना लिखना है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है। ये बात आप लोगों को नहीं लिखना है, गुजरती हुई मालूम पड़ती है, बस आप लोग इतना लिखना है कि टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, अगर उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पूछा जाए तो आप लोग को उसमें लिखना है कि आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। जिस बिंदु से यहां तक लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस ये है। देखिए, जब ये हो गया मुख्य अक्ष आप लोगों का, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है बिल्कुल। प्रकाश की किरणें आ रही है इधर से, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है अनंत से। जब दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित होकर कहां पर मिल रही है? देखिए, मुख्य फोकस पर मिल रही है। अवतल दर्पण में आप लोगों को परिभाषा लिखाया गया है मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, या आप लोग की आती हुई किरणें हैं दर्पण से टकराने के बाद, ये किरणें तो इधर चल जा रही हैं बाहर की तरफ, ये तो कहीं मिल नहीं रही है। इसलिए इसमें होता है कि दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर गुजरती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ पर जो डॉट डॉट हो रहा है, ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ से बिंदु से ये प्रकाश गुजर रहा है। तो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।